हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और एवरी ईयर भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको एक साइंटिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी देता है और उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से आपको बनाना होता है। तो आइए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं बार्क के रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या पोस्ट मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या कट ऑफ रहेगा, सारी चीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और किस एज लिमिट तक हम इसमें अपीयर कर सकते हैं, क्या हमारा रिजर्व जो कैटेगरी है उसमें किस तरीके से हमें एज रिलैक्सेशन है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वन बाय वन इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मैं आपको एक समराइज वर्जन बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जो ग्रुप ए पोस्ट मिलती है जिसमें साइंटिस्ट आप कहलाते हैं, उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, व्हाट इज OCES एंड DGFC। इन दोनों कैटेगरी में कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। आपको मैं दोनों का मतलब बताऊंगा, इन दोनों प्रोग्राम का मतलब क्या है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट दो हिस्सों में निकलता है, दो प्रोग्राम के लिए निकलता है। OCES एंड DGFC के बारे में निकलता है और इन दोनों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। थर्ड नंबर है एलिजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, एज वाइज, एजुकेशन वाइज, या आप इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल है या नहीं है, उन सारी बातों का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ। पिछले 2 सालों में क्या कट ऑफ रहा था वो भी देखेंगे और साथ में सैलरी एंड अलाउंसेस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे के बारे में वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 देखिए, व्हाट इज OCES एंड DGFC। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर अप्लाई किसके लिए करना है। हमेशा जो बार्क है वो 2 कैटेगरी में रिक्रूटमेंट निकालता है। पहला है OCES, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस। ये होता है 1 ईयर प्रोग्राम और ये 1 ईयर प्रोग्राम, इसका मतलब है देखिए एग्जाम तो दोनों को कॉमन देना पड़ता है, एक ही एग्जाम होता है, उस एग्जाम से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तब आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सपोज करो आपने OCES के लिए अप्लाई किया है तो इसमें सिलेक्शन के बाद 1 साल का इनका प्रोग्राम होता है। एकेडमिक ईयर लाइक 2026-27 में, आपको इस साल के लिए अगर बात करें 26 में आपका एग्जाम में सारा प्रोसेस होगा, तो एकेडमिक ईयर 26 और 27 1 ईयर का प्रोग्राम होगा, जिसमें कॉलेज इनके रहेंगे मुंबई और हैदराबाद में। इन दोनों में से एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। एक प्रोग्राम, 1 साल के प्रोग्राम के बाद आपको पोस्ट मिलेगी। दूसरा हमारा फोकस रहता है DGFC और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि यहां पर आप देखिए DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोग्राम, ये होता है 2 ईयर MTech प्रोग्राम होता है। क्या होता है ये? 2 ईयर MTech प्रोग्राम होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली नौकरी, हम तो सोचे थे बार्क डायरेक्टली बुलाएगा और हमें साइंटिस्ट बना देगा। ऐसा नहीं होता है, साइंटिस्ट बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है। तो आपके पूरे रिक्रूटमेंट के बाद आपको MTech ऑफर करेगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर MTech तो हम डायरेक्टली IIT में जाके भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बट ये जो MTech होगा ये फ्री रहेगा, स्पॉन्सर्ड MTech होगा, मतलब इसकी पूरी की पूरी फीस बार्क भरेगा और साथ में आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे और साथ में नौकरी भी आपकी पक्की रहेगी, क्योंकि आप MTech करने के बाद आपको प्लेसमेंट और इन सब चीजों का झंझट नहीं रहेगा, डायरेक्टली बार्क में ही आपको जॉब करना पड़ेगा और उसका मासिक वेतन रहेगा 1,35,000। वो सारी बातें मैं आगे करूंगा। और ये स्पॉन्सर्ड MTech कहां से रहेगा? ये टॉप जो पुराने IITs है उनमें प्लस IISc और NIT में एक राउरकेला कभी कभी ले लेते हैं, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में आपको IITs में ही एडमिशन देखने को मिलता है। तो ये 2 ईयर प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्ड है, आपको फी एक भी नहीं देना है, पूरा का पूरा फी आपका जो बार कमेटी है वही आपका रिम्बर्स करेगी। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली प्रोग्राम होते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम पे आप देखिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से, तो कोशिश करिएगा कि इसी ऑप्शन को चूज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में एज अगर देखें तो आपकी मैक्सिमम एज जनरल के लिए 26 होना चाहिए, OBC के लिए 29, SC ST के लिए 31 ईयर होना चाहिए एज रिलैक्सेशन। और ये एज काउंट होगी अप टू 1 अगस्त 2026 के दिन आप 26 साल के हैं या नहीं है, ये चीज देखी जाएगी। और ये OBC में ध्यान रखना, ये क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, NLC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपने BE BTech जो भी कर रखा है उसमें कम से कम मिनिमम 60% या फिर CGPA चलता है तो 6.0 CGPA होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे।
दूसरा एमएससी अगर करा हुआ है तो भी, ऐसा नहीं कि बीई भी करना है एमएससी भी करना है, नहीं, एमएससी वाले भी अप्लाई करते हैं बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो एमएससी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दे रखा है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कौन कौन सी है? मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्स भी कहीं कहीं यूज होता है कोड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी इलेक्ट्रिकल की अलाइड ब्रांचेस एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका ईसी में भी जितनी ही अलाइड ब्रांचेस है वो सारी एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस है सारी के सारी एलिजिबल है। बट कंप्यूटर साइंस में आईटी जो होता है, सीएस और आईटी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट आईटी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बाकी सिविल भी एलिजिबल है। नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, नॉट फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट कुछ शर्तों के साथ में। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि मान के चलिए कि 2026 में अप्रैल या अप्रैल मई जून के मंथ में जो ग्रेजुएट होता है वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। बस मेक श्योर कि आप 31 जुलाई के पहले 31 जुलाई 2026 के पहले आप सारा आपका प्रोजेक्ट, आपकी जो भी बैकलॉग्स है या जो भी चीजें हैं सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और आप सारे अपने फाइनल एग्जाम दे चुके होना चाहिए। उसमें कोई भी आपको बैकलॉग नहीं लगी होनी चाहिए। हाँ, डिग्री बाद में आती, प्रोविजनल डिग्री होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्चुअल डिग्री 2-3-4 महीने बाद आती है उसका टेंशन नहीं है, बट प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए और साथ में सारी चीजें आपकी कंप्लीट होना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक आपको जो ओरिजिनल डिग्री जो आपकी आ जाएगी या जितने भी और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट इस चीज का खासा ध्यान रखना। एक चीज और, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे फाइनल ईयर स्टूडेंट जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट का जो सैंपल कॉपी आपको गूगल पे मिल जाएगा, बार के साइट पे भी मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, आपके कॉलेज का जो डीन होगा या एचओडी होगा, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, वो लिख के दे देगा, उस सर्टिफिकेट पे साइन करके दे देगा कि इस बच्चे का सब कुछ कंप्लीट है, यहां पर इसका कुछ भी बकाया नहीं है। अगर आपने ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो आपका स्टाइपेंड भी वापस लेगी और आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मिस इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना मत भूलना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं एग्जाम प्रोसेस पे। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है गेट स्कोर से, और गेट स्कोर होता है 1000 में से। एक तो रैंक होती है, एक स्कोर होता है। स्कोर कार्ड नंबर की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक 1000 नंबर है, सपोज करो किसी का AIR 1 आया तो उसका स्कोर कार्ड कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 से डिक्रीज होते होते जैसे जैसे आपका रैंक ज्यादा होते जाएगा तो स्कोर कार्ड इधर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे 700, 800, 600, है ना, इस तरीके से। तो जिसका 1000 स्कोर कार्ड है मतलब कि वो AIR 1 है ना, इस तरीके से मान सकते हैं हम लोग। तो गेट स्कोर इस बार आप देखिए 2024, 25, 26 तीनों साल के जितने भी तीनों साल के में से जो भी आपका बेस्ट पुराने स्टूडेंट जो 24, 25 के स्टूडेंट और उनका लगता है कि स्कोर कार्ड अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 26 वाले तो आप एग्जाम देंगे और अच्छा स्कोर कार्ड लेके आएंगे, तो तीनों स्कोर कार्ड में जो भी बेस्ट होगा वो आप एलिजिबल है, उस स्कोर कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप सिंपल प्योर गेट एग्जाम से नहीं अगर उसमें जा रहे हैं, अपियर कर रहे हैं, तो आपको सीबीटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है जनरली कि मार्च के टाइम पे आपका 18 मार्च के बाद ही रिजल्ट आता है और इसका फॉर्म फिलिंग पहले हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, और कई बार तो एग्जाम भी उसके आसपास ही कहीं ना कहीं रहता है, तो रिजल्ट के पहले आपका एग्जाम भी हो जाता है। तो रिजल्ट आने के पहले हमें पता नहीं होता कितना स्कोर आएगा कितना नहीं आएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती। इस वजह से मेरा ये सजेशन है कि जिसका पेपर अच्छा भी जाए गेट का, तो प्लीज, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही है, चाहे गेट से अपियर करें चाहे इससे अपियर करें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको ऑप्शन आएगा कि सीबीटी से जाने हैं, गेट से जा रहे हैं या कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, सारा चीज ऑप्शन आएगा। तो आपको सीबीटी टेस्ट जो गेट अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं उनको भी देना ही चाहिए, क्योंकि क्या पता सबके ज्यादा नंबर आ जाए, हमारी रैंक डाउन आ जाए, स्कोर कार्ड खराब आ जाए, तो रिस्क नहीं लेना है। सीबीटी टेस्ट में अपियर जरूर होना है, क्योंकि सिलेबस कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहता है, ठीक है। तो गेट स्कोर से भी इसकी सीटें भरी जाती है और सीबीटी टेस्ट में, सीबीटी टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इन दोनों से जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका फाइनल शॉर्टलिस्ट लिस्ट बनेगा फॉर इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो दो प्रोसेस है, तो बहुत ज्यादा
कॉन्फिडेंस में आप कि भाई AR 10 लेके आ जाएंगे गेट स्कोर कार्ड से और सारा चीज, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, गेट से भी अप्लाई कर देते हैं, गेट भी लगा देते हैं और CBT भी देते हैं। तो क्योंकि CBT देने से क्या होगा, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद ही हो जाता है, तो सब ताजा ताजा रहता है, सब कुछ रहता है बढ़िया से। या गेट बिगड़ भी गया तो आप फॉर्म पहले से फिलअप करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि गेट एग्जामिनेशन उस दिन अच्छा नहीं रहा और कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर कर दिए, आप अगली बार 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें अच्छे से तैयार करके वापस ही CBT टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जो CBT बेस्ड टेस्ट है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो इसमें क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स का रहेगा, मतलब कि जो करेक्ट होगा उसका 3 नंबर मिलेगा आपको, और इनकरेक्ट का -1 डिडक्ट भी होगा, नेगेटिव मार्किंग है। और टाइम इस बार 2 घंटा ही है, 120 मिनट। देखिए गेट एग्जामिनेशन का क्या होता है, गेट एग्जाम में टाइम भी 180 मिनट होता है और क्वेश्चन मात्र 65 होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस तो आपके क्या होते हैं, इंग्लिश और एप्टीट्यूड से आ जाते हैं। यहाँ पर प्योर टेक्निकल होगा, यहाँ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ये सब कुछ नहीं आएगा, प्योर टेक्निकल होगा। हाँ, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहता है। और यहां पर जो टाइम देखिए 180 मिनट में 65, यहां पर 120 में टाइम भी कम और क्वेश्चन भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो गेट में आपको 2-3-4 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा लेस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, या बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम में टाइम है, और MCQ भी हो सकता है और कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है NAT टाइप के भी हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। इसका जो सिलेबस होता है एज पर द गेट सिलेबस ही रहता है ज्यादातर केसेस में, बट हाँ जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का रहता है, मॉडरेट लेवल का, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, जाहिर सी बात है कि बहुत डेप्थ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली पूछेंगे। DC मशीन से या फिर DC मोटर के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको 2-2, 3-3 स्टेप वाले न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, और इसमें जो कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग है, लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। बट हाँ, कैलकुलेशन भी रहती है, अच्छी खासी कैलकुलेशन भी रहती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा डाउन भी जाता है इसका। ठीक है, अभी कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम पैटर्न सिलेबस। नेक्स्ट है आपका, देखिए 24 का कट ऑफ आप देखिए, मैंने डब्ल्यू और EC को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन को भी हाईलाइट कर देता हूं मैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन को भी, क्योंकि 3 ब्रांच में हम ज्यादा डील करते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपका गेट स्कोर का नंबर है, और ये CBT का है ना, 116 नंबर। और कौन कौन से मार्क्स है, 116, 89 और 52। तो ये कैटेगरी भी होगी, जाहिर सी बात है कैटेगरी भी होगी, बट यहाँ पर ये मार्किंग आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, 300 नंबर में से लोअर कट ऑफ किया जाता है, गेट स्कोर के कट ऑफ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 25 का आप देखिए, इलेक्ट्रिकल EC है ना, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा नहीं है, आप देख लेना गूगल से। यहाँ पे CBT स्कोर आप देखिए 80 और 119, और यहाँ पर आपका 788 और 720। गेट स्कोर कार्ड भी मैंने दे रखा है, CBT भी दे रखा है, तो आप देखिए CBT में काफी लोअर स्कोर पर भी सिलेक्शन होता है। तो आप मेहनत बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि गेट का ताजा ताजा प्रिपरेशन रहेगा। अगर पेपर बिगड़ भी जाए तो टेंशन लेने की जरूरत है, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूशन में रखिए, क्या पता कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा दरवाजा आपके लिए खुलने के लिए तैयार है, बट आप नॉक ही नहीं कर रहे हैं उस दरवाजे पे। ठीक है, तो आपको हमेशा मेहनत करते जाना है जब तक हम अच्छे से सेटल नहीं हो जाए लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 74,000 का, बुक्स अलाउंस 30,000, ट्यूशन फीस कवर रहेगा, फुल अकोमोडेशन हॉस्टल रहेगा। आफ्टर अपॉइंटमेंट जब आपका जॉब लग जाएगा, उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 1,35,000 हो जाएगी। जॉब टाइप ग्रुप ए, ट्रेवल अलाउंसेस, एयर में कुछ आपको टिकट्स रहती है साल भर की, जो ग्रुप ए में जितने अलाउंसेस होते हैं एयर्स के वो सारे अप्लीकेबल होते हैं। हेल्थ बेनिफिट, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, बहुत प्यारा है, इंसेंटिव भी काफी, अलाउंसेस भी काफी है। डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट, 22 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएंगे। 500 रुपए फीस लगेगा जनरल कैटेगरी का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर का भी फ्री है। वुमेन्स के लिए फ्री है, ST SC हैंडीकैप सारी जो बहुत अदर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए फ्री है। 500 रुपीज फॉर जनरल एंड OBC NCA नॉन क्रीमी लेयर। ओके, तो यहाँ पर 21 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक ये 25 आएगा, 22 दिसंबर 2025 से
21 जनवरी 2026 तक आप 1 महीने का टाइम पूरा मिला है आपको, इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर लेना। करेक्शन विंडो भी रखी गई है, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक करेक्शन विंडो है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलोकेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा हॉल टिकट का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14-15 मार्च के आसपास है, 14-15 मार्च दे रखा है। मार्च एग्जाम के बाद ही रिजल्ट आएगा। मैंने जैसा अभी बताया था कि गेट रिजल्ट के पहले ही एग्जाम हो जाना है, इसीलिए आप एग्जाम रिजल्ट का वेट मत करना, गेट स्कोर के भरोसे मत रहना। दोनों एग्जाम बेहतरीन तरीके से दीजिए, ठीक है। और अपलोडिंग गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा और डिस्प्ले हो जाए कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग अप्रैल के आसपास। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और दे रखी है, पूरा प्रोग्राम का पूरा डिटेल, इंटरव्यू शेड्यूल कब होंगे और प्रोविजनल प्रोवाइडिंग द ऑल डिटेल्स ऑफ एमटेक, सारी चीज डिटेलिंग होके 31 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। 31 जुलाई तक आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। और आप जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है 31 जुलाई तक सारे अपने बैकलॉग से या प्रोजेक्ट है वो सब सबमिट करके फ्री हो जाना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट डिटेल मैंने आपको बताया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे, बार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और मेहनत करते रहिए दोस्त, क्योंकि क्या पता कब चीजें मिल जाए, अपॉर्चुनिटी कब आ जाए। 8 से 10 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में बेहतर होते हैं एज पर द गेट सिलेबस। उन सब्जेक्ट को एक बार तो पढ़ना है बेटा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या पता कहां आ जाए और कहां आपकी किस्मत खुल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।